तो सबसे पहले हम देखेंगे पहला न्यूज हमारा जो आ रहा है वो आ रहा है एग्रीकल्चर से संबंधित है। किससे संबंधित है? एग्रीकल्चर से। कहता है पहला न्यूज हमारा कि पशुपालन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा महाराष्ट्र। क्या कहता है? पशुपालन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा महाराष्ट्र। यानी कि आपसे पहला क्वेश्चन पूछेगा पहले न्यूज के अनुसार, अगर वन लाइन फैक्ट में है तो पूछेगा कि पशुपालन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा किस राज्य सरकार ने दिया है। आपके 3 ऑप्शन अलग रहेंगे, चौथा ऑप्शन रहेगा महाराष्ट्र। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है। फिर आपसे पूछेंगे कि अगर एक पहला राज्य बन गया है तो क्यों दिया है, क्या फायदा होगा इससे। तो फायदा हम ये देखते हैं कि सरकार हमेशा कहती है किसानों की आय को दोगुना करना है। तो दोगुना करना है तो कोई तो उपाय अपनाएंगे ना। हम ऋण में, कृषि ऋण में छूट देंगे, बिजली सब्सिडी में छूट देंगे, कर छूट देंगे, सरकारी योजना जो मिलेगा उसमें लाभ मिलेगा इस व्यवस्था को। किसे? तो मुर्गी पालन और पशुपालन को। जिससे क्या होगा, जो समान निम्न वर्ग है और मध्यम वर्ग है और उच्च वर्ग, ये तीनों के बीच में जो खाई बनी है उसको क्या करना है? समान रास्ते पर लाना है। ठीक है। तो वही हमारा पहला न्यूज कहता है कि महाराष्ट्र देश का पहला राज्य बना जिसने पशुधन और मुर्गी पालन को औपचारिक रूप से कृषि का दर्जा दे दिया। कौन बन गया? महाराष्ट्र, जिसने औपचारिक रूप से कृषि का दर्जा दे दिया। किसे? पशुधन और मुर्गी पालन को। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य आप देखें तो यहाँ कहता है पारंपरिक फसल उत्पादन, यानी कि पारंपरिक फसल उत्पादन, यानी कि जिनके पास जमीन है वो तो फसल उत्पादन कर ही रहे हैं। ठीक है। अब जिनके पास जमीन नहीं है वो क्या करेंगे? वो करेंगे पशु पालेंगे और मुर्गी पालेंगे। जिससे क्या होगा? इनके आर्थिक ग्रोथ होगा। इनका क्या होगा? इनका आर्थिक ग्रोथ होगा, जिससे देश की अर्थव्यवस्था में कुछ योगदान होगा। ठीक है। तो पारंपरिक फसल उत्पादकों और पशुपालकों के बीच नीतिगत समानता लाना है। ठीक है। नीतिगत समानता लाना है किसके बीच? जो पारंपरिक फसल उत्पादन कर रहा है और पशुपालक और मुर्गी पालन करने वाले के बीच के। ठीक है। अब पशु को भी क्या मिलेगा? पशुपालक को कृषि ऋण मिलेगा, बिजली में सब्सिडी मिलेगा, कर में छूट मिलेगा और सरकार की तरफ जो जितनी योजनाएं होंगी उन सब में इनको लाभ मिलेगा। जो पहले केवल कृषक तक ही सीमित था अब इनको भी मिलेगा। ठीक है। अब कथन और कारण के अनुसार अगर हम आपको प्रश्न बनाएं तो कैसे बनाएंगे? तो हमारा कहेगा कि पशुपालन और मुर्गी पालन को दो कृषि का दर्जा दिया है महाराष्ट्र सरकार ने। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? और सत्य कथन जैसे ही चुनना होगा तो हमारा ये ऑप्शन जो दिख रहा है 3 पॉइंट दिख रहा है। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3। तो हमें कौन सा कथन सत्य निकालना है और नीचे लिख देगा कूट। क्या लिख देगा? कूट। और इन्हीं कूट में से चयन करना होगा। लिख देगा केवल एक सही है ऑप्शन ए में। ठीक है। ऑप्शन ए में क्या लिखेगा? केवल एक सही है। ऑप्शन बी में क्या लिखेगा? 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन सी में क्या लिख देगा? 1, 2 और 3 तीनों सही है। और ऑप्शन डी लिख देगा इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द दिस लिख देगा, कोई सही नहीं है। ठीक है। इस कूट का प्रयोग करते हुए हमें क्या करना है? आंसर सी मारना है और सी हमारा तीनों में सही है इसमें से। ठीक है। तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन हम 2 तरीके से बना लिए इसमें से। ठीक है। और प्रत्येक न्यूज को पढ़ते समय आपको खुद से क्वेश्चन बनाना है। जैसे हम कुछ क्वेश्चन में बनाना बता सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन में बात करें हम तो इसमें हम नहीं कर सकते, क्योंकि पूरी 1 साल का न्यूज कवर करना है। अगर 1 साल के न्यूज कवर करने में फिर बहुत लंबा वीडियो चला जाएगा और उतना टाइम है नहीं आपके पास अभी जो इतना कर सके। ठीक है। चलिए आगे हम देखें। अगला न्यूज कहता है, तो पहला न्यूज हमारा कृषि से था। अगला न्यूज करता है कि भारत की पहली जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना गुजरात। भारत की पहली जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना कहाँ बना है? तो गुजरात बन गया है। ठीक है। इसी देखते हैं कि गुजरात ने भारत की पहली जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना की शुरू की है, जो देश में पहली बार किसी राज्य द्वारा जनजातीय स्वास्थ्य के लिए जीनोमिक्स को प्राथमिकता दिया गया है। पहला राज्य गुजरात जो जीनोमिक्स को जनजातियों के लिए उसको प्राथमिकता दिया है। आखिर इसका उद्देश्य क्या है?
तो उद्देश्य क्या है? तो जनजातीय समुदाय में जनजातीय समुदाय के अनुवांशिक स्वास्थ्य प्रोफाइल, ठीक है, को समझाना और अनुवांशिक बीमारियों को समय रहते पहचान करके व्यक्तिगत चिकित्सा समाधान तक विकसित करना। क्योंकि आज के दौर में क्या हो रहा है, मैक्सिमम बीमारियां हैं अनुवांशिक ही हो रही है। जैसे कि कोई एक व्यक्ति है जिसके सर बाल नहीं है, ठीक है, तो हो सकता है कि वो कोई बाहरी बीमारी ना हो, उसको शरीर के अंदर बीमारी ना हो, जीन के माध्यम से हो, कि हो सकता है उनके फादर हो, उनके दादा हो, उनके नाना हो, मतलब उनको जीन के माध्यम से मिला कि हाँ आपके सर के बाल झड़ेंगे। क्योंकि ये आज के दौर में सर का बाल गिरना ये आम होगा, इसलिए मैंने इस एग्जाम्पल को दिया है, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा दूसरा न्यूज किससे हो गया? ये हमारा हो गया बायोटेक्नोलॉजिस्ट हो गया। किस हो गया? बायोटेक्नोलॉजिस्ट हो गया। इसमें भी वैसे ही करना है, ठीक है। कथन 1 हो जाएगा इसमें हमारा, और कथन 2 हो जाएगा, और वैसे पुटिंग बना करके कौन सा कथन सत्य है या कथन पर विचार करें, ABCD करके आप कर लेंगे। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। अगला है कि सिक्किम में भारत का पहला डिजिटल घुमंतू गांव, सिक्किम में भारत का पहला डिजिटल घुमंतू गांव कौन बन गया है? याकटेन बन गया है। कौन बन गया है? याकटेन। वन लाइनर फैक्ट में तो पता मिल गया आपको कि याकटेन जो है सिक्किम का पहला घुमंतू गांव बन गया है, ठीक है। अब सिक्किम कहाँ है? सिक्किम पूर्व की ओर देखें आप, ईस्ट में, तो भूटान के साथ बॉर्डर शेयर करता है। वेस्ट की बात करें यानी पश्चिम बात करें हम, तो नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करता है, और नॉर्थ में चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है, और साउथ में पश्चिम बंगाल यानी कि भारत के एक राज्य से शेयर करता है। ओके, चलिए, इससे क्या होगा, मैप भी आपका क्लियर हो जाएगा। आप मैप को माइंड में देखते चलेंगे, ठीक है। सिक्किम के पाकयोंग जिले, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? पाकयोंग जिला में स्थित याकटेन गांव भारत का पहला डिजिटल घुमंतू गांव के रूप में आधारिक रूप से लॉन्च किया गया। इस पहल का उद्देश्य न केवल आधुनिक कार्य संस्कृति को बढ़ावा देना, यानी कि आधुनिक कार्य और संस्कृति को बढ़ावा देना, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी क्या करना है, नया आधार प्रदान करना है। यानी कि इससे क्या होगा, हमारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी डेवलप करेगा। इस पहल के उद्देश्य के बारे में हम देखते हैं। स्थानीय परिवारों को स्थानीय आय के साधन उपलब्ध करना है, यानी कि वहाँ के निवासियों को अस्थायी आय, ठीक है, का साधन उपलब्ध कराना है, विशेषकर पर्यटन के ऑफ सीजन में। ऑफ मतलब होता है जैसे कि मानसून सीजन में लोग कहीं घूमने गए, और सिक्किम और दार्जिलिंग ऐसा जगह है कि दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है, तो सिक्किम ऐसा जगह है कि लोग वहाँ ठंडे के दिनों में घूमने जाते हैं। जब इधर हमारा ठंडा होता है तो लोग वहाँ घूमने जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे थोड़ा सा अच्छा फील होता है क्योंकि वो थोड़ा सा ठंडा है, थोड़ा सा बहुत ठंडा जगह है। ग्रामीण क्षेत्र को डिजिटल अर्थव्यवस्था जोड़ना है। क्या है? ग्रामीण क्षेत्र को डिजिटल अर्थव्यवस्था से जोड़ना है इसका उद्देश्य, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन को आप वैसे ही बनाते रहेंगे खुद से। अगला बात करते हैं बर्नीहाट और दिल्ली। बर्नीहाट और दिल्ली विश्व के सबसे प्रदूषित शहर। पहला सवाल, विश्व के सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो है बर्नीहाट और दिल्ली। बर्नीहाट कहाँ है? असम और मेघालय के बॉर्डर पे बर्नीहाट है, और दिल्ली जो है आपकी भारत की राजधानी है, ये तो आप अच्छे से जान रहे हैं। जबकि मेघालय का मानसीराम भारत का सर्वाधिक वर्षा कराने वाला जिला है, वहाँ जो सर्वाधिक वर्षा होता है। और वहीं एक और डिस्ट्रिक्ट है बर्नीहाट, जो असम से बॉर्डर शेयर करता है। असम तो अपना ही राज्य है, तो असम के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, और वो विश्व का सबसे प्रदूषित शहर है। दूसरे स्थान पर हमारा दिल्ली आता है, ठीक है। और बिहार में बात करें तो बिहार में 3 जिले जोड़ लें आप, कौन कौन? सासाराम, पटना और राजगीर, ये सबसे प्रदूषित शहर है। वहीं बिहार से अलग होकर 1936 में बना राज्य कौन सा? तो उड़ीसा है। वहाँ का 2 जिला कौन सा? तालचेर और राउरकेला, ये भी क्या है? प्रदूषित है, और एक टॉप 10 के अंतर्गत है, ठीक है। चलिए, और ये जो स्वच्छता प्रदूषण जो है, इसको जारी कौन करता है? इस रिपोर्ट को प्रदूषित शहर है, इसको रिपोर्ट जारी करने वाला संस्थान कौन सी है? तो ऊर्जा एवं स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र, ठीक है। कौन है? तो सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर। चलिए, यहाँ हम लोग देख लेंगे असम और मेघालय से देख लिए हैं बर्नीहाट, ठीक है, टॉप में रहा। अगला न्यूज हमारा है किससे है? क्योंकि क्वेश्चन तीसरा न्यूज हमारा हो गया क्लाइमेट्स, हो गया क्लाइमेट एक्शन। क्योंकि हमें क्या करना है,
भारत का लक्ष्य क्या है? वर्ष 2070 तक कार्बन न्यूट्रल करना है। कार्बन जीरो नहीं करना है, कार्बन को न्यूट्रल करना है। क्योंकि अगर हम कार्बन को जीरो कर देंगे तो उससे क्या होगा? तो उससे ये होगा कि जो जहां है वहीं जम जाएगा, कार्बन जीरो होने के सवाल ही नहीं पैदा होता है। ठीक है। और बिहार का लक्ष्य कब तक है? 2030 तक है। रेलवे का लक्ष्य कब तक है? कार्बन को जीरो करना, कार्बन को न्यूट्रल करना कब तक है? तो 2030 तक है। ओके, यानी कि आप बिहार और रेलवे को जोड़ लें तो होता है 70। 30 और 40 कितना होता है? 70। क्योंकि बिहार का लक्ष्य कब तक है? 2040। रेलवे का लक्ष्य कार्बन न्यूट्रल करने का 2030। तो 30, 40, 70, तो भारत का लक्ष्य कितना है? 2070। अगला न्यूज है, अगला देखें हम, हमारा कहता है भारत में मातृ मृत्यु दर में गिरावट। क्या है? मातृ मृत्यु दर में गिरावट। तो ये तो अच्छी बात है कि मातृ मृत्यु दर में गिरावट आ रहा है। और ये मातृ किसको कहा? इसके अंदर कौन आते हैं? तो जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, जब महिलाएं प्रेग्नेंट हो गई तब से लेकर के बच्चे को जन्म देने के 42 दिनों के बाद तक अगर जिन महिलाओं की मृत्यु हो जाती है उन महिलाओं की में रखा जाता है। ठीक है, किन्हें रखा जाता है? जब से महिलाएं पता चला कि प्रेग्नेंट हो गई है, अब बच्चे को जन्म देने के 42 दिनों के बाद तक अगर किसी माता का मृत्यु होता है तो क्या होता है? मातृ मृत्यु दर के अंतर्गत आ जाता है वो। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। यह दर वर्ष यानी कि 2017 से 19 में 103 से कम होकर कितना हो गया है? 19 से 21 में 93 तक पहुंच गई है। ठीक है, यानी कि वर्ष 2017 से 19 के बीच में से लेकर के 19 से 21 के बीच में कितना पहुंच गया है? 93 पहुंच गई है। यानी कि 17 में से 19 के बीच में कितना था मातृ मृत्यु दर? 103 था। और 2019 से लेकर 21 के बीच में कितना पहुंच गया? तो ये पहुंच गया है 93 पहुंच गया है। ठीक है, इसमें कौन कौन से राज्य शामिल हैं जहां मातृ मृत्यु दर उच्च है? आप देखेंगे जहां मातृ मृत्यु दर उच्च कौन सा होगा? जहां शिक्षा कम होगा, स्वास्थ्य कम होगा, ठीक है, आधारभूत संरचना कम होगा। ठीक है, इन्हीं सब जगह में जहां पे होगा मातृ मृत्यु दर ज्यादा होगा। ठीक है, यहाँ पहला देखते हैं। और सबसे टॉप में कौन है? बिहार है। सबसे पहले बिहार। ठीक है, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश 3 हो गया। यानी कि बिहार से अलग हुआ था कौन? झारखंड अलग हुआ था कब? 2000 में। तो बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और असम, ये सब क्या है? जहां मातृ मृत्यु दर अधिक है। मातृ मृत्यु दर जहां अधिक है कौन कौन से राज्य हैं? तो बिहार है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और असम। इन राज्यों में मातृ मृत्यु दर सर्वाधिक है। और वहीं सबसे कम मातृ मृत्यु दर की बात करें हम तो उन राज्यों में आता है कौन सा? तो जितने भी दक्षिण भारत के राज्य जो है वो सब कम में आ गए, जैसे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। आप जितने भी दक्षिण के राज्य देख रहे होंगे सब में मातृ मृत्यु दर कम है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं मातृ मृत्यु दर के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं आखिर ये है क्या। ठीक है, तो मातृ मृत्यु दर प्रति 1 लाख जीवित जन्म पर मातृ मृत्यु दर का अनुपात होता है कितना? 1 लाख जीवित जन्म पर मातृ मृत्यु दर का अनुपात होता है। मातृ मृत्यु दर से तात्पर्य गर्भवती होने के दौरान या गर्भावस्था की समाप्ति के 42 दिनों के भीतर अगर महिला की मृत्यु हो जाती है, जो पहले ही बताए हम कि जब से महिला प्रेग्नेंट हो रही है तब से और बच्चे को जन्म देने के 42 दिनों के भीतर अगर किसी महिला या माता की मृत्यु हो जाती है तो क्या हो जाता है? मातृ मृत्यु दर के अंतर्गत उसे शामिल किया जाता है। अब यहाँ थोड़ा देखते हैं हम कि कहता है मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए सरकार के प्रयास। तो सरकार के द्वारा चलाए गए कुछ योजना है जो मातृ मृत्यु दर को कम करना है। ठीक है, उन योजनाओं को देखते हैं हम। तो उसमें है जननी सुरक्षा योजना। कौन सा है? जननी सुरक्षा योजना। यह योजना संस्थागत प्रसव के लिए नगद प्रोत्साहन प्रदान करता है। किसी सरकारी संस्था में
बच्चे के जन्म कराने के लिए यानी कि प्रसव कराने के लिए उस माँ को क्या करता है, नगद प्रोत्साहन राशि प्रदान करता है। अगला है जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, यह कार्यक्रम निःशुल्क प्रसव, दवा, निदान एवं परिवहन सुनिश्चित करता है। अगर कोई महिला जो है गर्भवती है और उसके शिशु को रक्षा करने के लिए जन्म से लेकर के, ठीक है ना, निःशुल्क जन्म के समय निःशुल्क दवा, ठीक है, निःशुल्क प्रसव का कोई पैसा नहीं लगेगा और परिवहन तक की सुविधा कौन देगी, सरकार देगी। किसके अंतर्गत, जननी शिशु सुरक्षा के अंतर्गत। इसके अंदर क्या है, शिशु को सुरक्षित करना है। अब पहला क्या है हमारा, जननी सुरक्षा यानी कि माँ को सुरक्षित करना है, ठीक है। अब एक और है लक्ष्य कार्यक्रम। इस कार्यक्रम यह कार्यक्रम प्रसव कक्षों में देखभाल की गुणवत्ता में सुधार लाता है, ठीक है। कौन सा कार्यक्रम है, लक्ष्य कार्यक्रम। आगे है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, यह अभियान सुनिश्चित व्यापक प्रसव पूर्व देखभाल प्रदान करता है, ठीक है। क्या करता है, ये प्रसव के बाद देखभाल करता है और पहले भी देखभाल करता है। कौन सा, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। अब देखते हैं अगला न्यूज हमारा, वो कहता है कि भारत विश्व स्तर पर चौथा सबसे समतामूलक देश है। भारत जो है विश्व स्तर पर भारत जो है विश्व पर चौथा सबसे क्या है, समतामूलक देश बन गया है, ठीक है। और इसको जारी कौन करता है कि समतामूलक है, नहीं तो गिनीज सूचकांक जो है उसके माध्यम से जारी किया जाता है। भारत न केवल विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, बल्कि आज यह सर्वाधिक समतामूलक समाज में से भी एक है। ओके, भारत की अर्थव्यवस्था के रूप में कौन सी है, चौथी अर्थव्यवस्था है, ठीक है। अगला है विश्व बैंक के अनुसार भारत का गिनीज सूचकांक कितना है। भारत का गिनीज सूचकांक तो है 25.5 है। भारत का गिनीज सूचकांक कितना है, 25.5 है, जो इसे यानी कि स्लोवाकिया गणराज्य, फिर है स्लोवेनिया और बेलारूस के बाद दुनिया का चौथा सबसे समतामूलक देश है। पहला है स्लोवाकिया होगा गणराज्य, फिर स्लोवेनिया और बेलारूस के बाद भारत जो है चौथा समतामूलक देश बन गया है। आखिर ये है क्या गिनीज सूचकांक, उसको देखते हैं। तो गिनीज सूचकांक या गिनी गुणक का विकास वर्ष 1912 में हो गया। अब जैसे 1912 आता तो 1912 से में क्या आता है, बिहार प्रांत को बंगाल प्रांत से अलग किया गया था। कब, 1912 में, ठीक है। में इतावली सांख्यिकी विद कौन है, तो कोराडो गिनी के द्वारा इस गिनी सूचकांक को पहली बार प्रदर्शित किया गया। यह किसी देश में घरों या व्यक्तियों के बीच आय संपत्ति का उपयोग और वितरण को मापता है। गिनी सूचकांक क्या है कि किस व्यक्ति के पास कितना आय और संपत्ति है, ठीक है, वो किस प्रकार से अपने जीवन को यापन कर रहा है, ठीक है, और उन्हीं सब का उपयोग किस प्रकार से जीवन का यापन कर रहा है, ठीक है, और किस प्रकार से उपभोग कर रहा है, इसी जीवन को मापता है कौन, गिनीज सूचकांक मापता है। जिससे पता चलता है कि कितने लोग हैं समान श्रेणी में है, कौन निम्न श्रेणी में है और मध्य श्रेणी में कौन है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, अगला न्यूज हमारा है भारत की पहली क्यूआर आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस प्रणाली। भारत की पहली क्यूआर आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस प्रणाली कौन बना, इंदौर बन गया। कौन बन गया, इंदौर बन गया, ठीक है। इंदौर को हम लोग भूल भी नहीं सकते हैं क्योंकि स्वच्छता में पिछले कितने वर्षों से वो टॉप में आ रहा है। कहता है अब भिखारी मुक्त कोई शहर बना है तो वो कौन है, इंदौर बन गया है। कौन, भिखारी मुक्त। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में सुदामा नगर के वार्ड 82 में भारत की पहली क्यूआर आधारित डिजिटल हाउस प्रणाली की आधारशिला यानी आधिकारिक शुरुआत की गई है। कहाँ किया गया है, तो सुदामा नगर के वार्ड नंबर 82 में। कहाँ, एमपी मध्य प्रदेश। परियोजना राष्ट्रीय डिजिपिन प्रणाली के साथ एकीकृत है। इसका उद्देश्य क्या होगा, इसे आखिर जो है एक क्यूआर आधारित जो है, जो वहाँ पर इंदौर का शहर बना है डिजिटल आधारित क्यूआर पर चल बेसिस, तो उसका उद्देश्य क्या है, तो पते की सटीक पहचान सुनिश्चित करना यानी कि एड्रेस की सटीकता, सेवा वितरण को अधिक कुशल और समन्वय बनाना, ठीक है। अगला आपातकालीन प्रक्रिया में सुधार लाना। फिर कहता है डिजिटल नागरिक सहभागिता को बढ़ावा देना। डिजिटल नागरिक सहभागिता को क्या करना है, बढ़ावा देना है।
चलिए आगे हम बात करें। तो अगला न्यूज हमारा है शिव किला। ठीक है, कौन सा है? शिव किला है। तो शिव किला को आप जान रहे हैं कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है शिव किला दर्रा। ठीक है, ये जियोग्राफी का भी कंटेंट है, इन्वायरमेंट का भी कंटेंट है, और इकोनॉमिक्स का भी कंटेंट है, और हिस्ट्री का भी कंटेंट है। ठीक है, ये बाई वन गेट वन फ्री नहीं है, बाई वन के साथ बहुत सारे कंटेंट फ्री है। ओके, चलिए। किन्नौर जिले में 3,930 मीटर ऊंचाई पर स्थित शिव किला दर्रा को घरेलू पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। ये कहाँ है? किन्नौर जिला। कहाँ का? किन्नौर जिला कहाँ है? तो है हिमाचल प्रदेश का। यह एक मोटर वाहन योग्य पहाड़ी दर्रा है जो भारत के हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। ये हिमाचल प्रदेश को किससे जोड़ता है? तो तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है, यह दर्री हिमाचल के किन्नौर जिले और तिब्बत के नगारी संभाग के जांदा जिले के बीच स्थित है। कौन है? हिमाचल प्रदेश के दर्री के किन्नौर जिला और तिब्बत का नगारी संभाग के जांदा जिले, इसको क्या करता है? इनके बीच में स्थित है कौन? शिव किला दर्रा। और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज भी है। शिव किला का पुराना नाम, अब देखिए शिव किला दर्रा का पुराना नाम क्या होगा? पेमाला और साझा द्वार। साझा द्वार सबको याद नहीं आ रहा है कि बख्तियारपुर का नाम बदल करके बिहार में बख्तियारपुर का नाम बदल कर क्या किया गया है? मगध द्वार कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? मगध द्वार का यानी कि घोषणा है। ठीक है, तो शिव किले का पुराना नाम क्या है? वो था पेमला और साझा द्वार। ओके, चलिए। वर्ष 1962 के बाद से वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC घोषित कर दिया गया, और बाद में भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने इसका नाम शिव किला कर दिया। इसका नाम किसने किया है? तो ITBP ने किया है, इंडियन तिब्बत पुलिस फोर्स ने। ठीक है, का नाम क्या है? शिव किला। पहले क्या था? पेमाला या साझा द्वार था। सतलज नदी इसी दर्रे के पास से होकर तिब्बत से भारत में प्रवेश करती है। सतलज नदी इसी दर्रे के पास से होकर के तिब्बत से भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, और सतलज को तिब्बत में लांगकेन जंगबो का नाम जाना जाता है। सतलज को तिब्बत में लांगकेन जंगबो के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला न्यूज हमारा है डिजिटल जनसंख्या 2027 से। किससे है? डिजिटल जनसंख्या 2027 से। ऐसे जनसंख्या जो है प्रत्येक 10 वर्ष में होना था। ठीक है, लेकिन 2011 के बाद से जनसंख्या नहीं हो पाया है, क्योंकि 2011 के बाद 10 वर्ष कब हो रहा था? वो हो रहा था 2021 में। और 2021 कौन सा वर्ष था? वो कोविड का दौर था। और कोविड में एक दूसरे के संपर्क में आना ही नहीं था, तो जनसंख्या का तो सवाल पैदा नहीं होता है। तो केंद्र सरकार की घोषणा के अनुसार जनगणना 2027 भारत की पहली डिजिटल जनगणना होगी। ओके, चलिए। यह 1 मार्च 2027 से देश भर में जनगणना शुरू होगी, अर्थात जनगणना 2027 के संदर्भ में तिथि मार्च 2027 के प्रथम दिन यानी कि 0 आवर। तो 0 आवर का संबंध किससे है? अगर सवाल आपसे पूछे हम, तो 0 आवर से आपको क्या याद आता है? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942। 0 आवर के तहत सारे जो मेन लीडर्स हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया था 0 आवर्स के तहत। और ये 0 आवर्स कब होता है? रात्रि के 12 बजे होता है। जैसे ही 12 बजता है तो होता है 0 आवर। और उसी दरमियान क्या होगा? पूरे देश में वहीं से डिजिटल जनगणना शुरू हो जाएगा। ठीक है, हालांकि जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश जैसे बर्फीले क्षेत्रों के संदर्भ में 1 अक्टूबर 2026 से रहेगी। 1 अक्टूबर 2026 से रहेगा। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे बर्फीले क्षेत्रों में। तिथि से तात्पर्य है कि समय से पूर्व जन्मे व्यक्ति की जनगणना शामिल किए जाएंगे। ठीक है, यानी कि 1 मार्च से जो पहले जन्म लेगा वो जनगणना में शामिल हो जाएगा। 1 मार्च से जो बाद जन्म लेगा वो जनगणना में शामिल नहीं होगा। ठीक है, जनगणना हो गया है तो यहाँ पर जनगणना हो जाएगा। ठीक है, ये जनगणना नहीं जनगणना होगा। ठीक है, जनगणना अधिनियम 1948 और जनगणना नियम 1990 के प्रावधान के अंतर्गत भारत की जनगणना संपन्न की जाती है। किसके साथ की जाती है? तो भारत के 1990 के प्रावधान के अंतर्गत जनगणना को अधिनियमित किया जाता है। आगे देखते हैं हम। तो यह है भारत का पहला पूर्ण साक्षर जिला। भारत का पहला पूर्ण साक्षर जिला की बात करें हम तो कौन बन गया है? तो वो बन गया है मिजोरम। ठीक है, मिजोरम के
मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन है? लालदू होमा, श्री लालदू होमा। राज्य को आधिकारिक रूप से पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया है। क्या किया है? पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया। किसने? लालदू होमा ने। मिजोरम यह दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। ठीक है, और बन गया पहला राज्य जो क्या है? तो पूर्ण रूप से साक्षर राज्य है। उल्लास कार्यक्रम एक केंद्र प्रायोजित योजना है। उल्लास क्या है? एक कार्यक्रम है जो केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसकी शुरुआत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2000 के अंतर्गत कौन सी? समावेशी, ठीक है, तो समावेशी, न्याय संगत एवं सतत बनाने की दिशा में कार्य करती थी। आगे है, इसका पूर्ण नाम क्या? उल्लास का हम देखें तो पूरा नाम क्या हो जाता है उल्लास का? तो होता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल सोसाइटी, यानी कि उल्लास। ठीक है, यह नव भारत साक्षरता कार्यक्रम यानी कि न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। इसका उद्देश्य की बात करें हम तो 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के उन वयस्कों को शिक्षित करना जो औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने का अवसर नहीं मिला है। इनमें वैसे लोगों को शामिल करना है जिनको बुनियादी शिक्षा से नहीं जुड़ पाए हैं। ठीक है, यह योजना का उद्देश्य केवल साक्षरता प्रदान करना नहीं, बल्कि यह आजीवन शिक्षा, महत्वपूर्ण जीवन कौशल एवं सामाजिक उत्तरदायित्व को भी बढ़ाना है। चलिए आगे हम देखें, अगला न्यूज हमारा है, दीव सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला जिला बन गया। कौन बन गया है? दीव, यानी कि दमन और दीव की बात कर रहा है। ये कहाँ है? दीव कहाँ है? तो अरब सागर में है। ठीक है, दीव जो कि दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश का एक जिला है। ठीक है, केंद्र प्रदेश का एक जिला है। भारत का पहला ऐसा जिला बना जिसने अपनी संपूर्ण ऊर्जा आवश्यकताओं को सौर ऊर्जा से पूरी कर लेता है। यह उपलब्ध पीएम सूर्यघर योजना मुक्त बिजली योजना से संभव हो पाई है। ठीक है, किस हुआ? तो पीएम सूर्यघर योजना और बिजली योजना से यह संभव हो पाया है। दीव कि दिन के समय की बिजली की मांग पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर होती है। इससे पहले दीव अपनी 73% बिजली की आवश्यकता गुजरात पर आयात होता था। ठीक है, अब है, इससे पहले दीव अपनी 73% बिजली कहाँ से लेता था? तो गुजरात से आयात करता था। चीज़ नीचे भी वही है, लेकिन अब जो क्या हो गया, दीव जो है सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला जिला बन गया है, यानी कि इसको सौर ऊर्जा से उपयोग होता है और बिजली की इसके पास कोई किसी पर निर्भर नहीं होता है, या किसी पर निर्भर नहीं होता बिजली के लिए। चलिए आगे देखते हैं, तो एक आता है भारत में विदेशी शिक्षण संस्थान की स्थापना। भारत में विदेशी शिक्षण संस्थान की स्थापना। लिवरपूल विश्वविद्यालय भारत में अपना परिषद स्थापित करने वाला दूसरा ब्रिटिश विश्वविद्यालय बन गया। कौन? लिवरपूल। ठीक है, भारत में पहला ब्रिटिश परिषद खोलने की घोषणा साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय ने की है। किसने किया? साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय ने किया था। इसका परिचालन अगस्त 2025 में गुरुग्राम में शुरू हुआ है। ठीक है, अगस्त 2025 में गुरुग्राम में शुरू हुआ है। अगला है लिवरपूल विश्वविद्यालय भारत को अपनी शाखा की सार्वजनिक घोषणा करने वाला चौथा विदेशी विश्वविद्यालय है। इसका परिषद बेंगलुरु में खोला गया है। ऑस्ट्रेलिया का डिकिन विश्वविद्यालय जो वालोंगांग विश्वविद्यालय ने गुजरात के गिफ्ट सिटी के पहले ही अपने परिषद स्थापित कर लिया है। साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय यूजीसी मानदंडों के तहत भारत के कैंपस परिषद में स्थापित करने का निवेश विश्वविद्यालय है। क्या कहा है? साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय यूजीसी मानदंडों के तहत भारत की कैंपस परिषद स्थापित करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय है।
डिक्किन विश्वविद्यालय भारत के परिषद खोलने वाला भारत का पहला विदेशी विश्वविद्यालय बन गया। कौन? डिक्किन। आगे है, कहता है भारत के प्रमुख अंतरजातीय नदी जल विवाद। ठीक है, यहाँ देखते हैं कावेरी जल विवाद। तो कावेरी जल जहां से प्रवाहित होता है, कहां से? तो इसका विवाद है तमिलनाडु और कर्नाटक विवाद है। कृष्णा जल विवाद, तो कृष्णा जल विवाद जो है महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है। आगे बात करें हम तो रवि, यानी कि रावी होना चाहिए, रवि लिखा हुआ है, रावी ब्यास, रावी और ब्यास विवाद, यानी कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। गोदावरी विवाद बात करें हम तो आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और उड़ीसा। यह क्या है? गोदावरी नदी जल विवाद है। अगला है महादई, जो कि गोवा की नदी है, महानदी नदी विवाद, गोवा बनाम कर्नाटक, जो कि कर्नाटक की नदी है। अब आते हैं संवैधानिक और कानूनी प्रावधान। जो नदियों से संबंधित है वो सिंचाई वाला जहाँ जहाँ विवाद है वो संवैधानिक और कानूनी प्रावधान इसका देख लेते हैं। तो इसमें कहा है राज्य सूची 2 प्रविष्टि 17। ठीक है, सूची 2 का प्रविष्टि 17 जल आपूर्ति, सिंचाई, नहर जल निकासी, तटबंध, जल भंडारण और जल विद्युत राज्य का विषय है। ठीक है, अगला है संघ सूची, वो राज्य सूची के अंतर्गत था, सूची 2 था, प्रविष्टि 17 था, जो कहा था कि जल आपूर्ति, सिंचाई, नहर एवं जल निकासी, तटबंध और भंडार जो है जल राज्य सूची का विषय है। अब आता है संघ सूची, प्रविष्टि 1 और प्रविष्टि सूची 1 और प्रविष्टि 56। संसद को यह अधिकार है कि वह सार्वजनिक हित में पोषित करने की अंतर्देशीय नदियों के लिए घाटियां का नियमन एवं विकास के जरूरी है। खैर ये उतना जरूरी नहीं है। ठीक है, ये उतना जरूरी हमको दिख नहीं रहा है, क्योंकि इसमें आर्टिकल वगैरह है, तो आर्टिकल उतना पूछेगा नहीं आपसे। नदी जल विवाद तो खैर पुराना हो गया, अब हमें नहीं लगता वैसा पूछेगा। ठीक है, तो अब हम आगे देखेंगे, वो है मणिपुर संघर्ष। ठीक है, आपको पता ही होगा कि हमेशा अप्सा जो लागू हो रहता है, तो उत्तर पूर्वी भारत में हमेशा आप देखते हैं अप्सा कानून लागू रहता है। ठीक है, मतलब ऐसा कोई स्टेट नहीं, वहाँ एक न एक स्टेट में अप्सा कानून वहाँ पे लागू रहता है। ठीक है, तो यहाँ अभी संघर्ष चल रहा है मणिपुर। ठीक है, तो 21 महीने बाद, कितना? तो 21 महीने बाद मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने, कौन वहाँ मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? एन बीरेन सिंह ने 9 फरवरी 2025 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। क्या किया? अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। अगर किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री अगर अपने पद से इस्तीफा देता है तो उस राज्य में क्या होता है? तो राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। और राष्ट्रपति शासन लागू आर्टिकल कितना? 352। ठीक है, आर्टिकल 300, तो आर्टिकल 352, 356 या 360 किस में? तो आर्टिकल 356 में क्या है? राष्ट्रपति शासन लागू है। वहीं राष्ट्रीय आपात की बात करें तो किस में है? 352 में है। और 360 में क्या है? तो वित्तीय आपात है, जो कि वित्तीय आपात आज तक एक बार भी नहीं लगा है भारत में। ठीक है, तो राष्ट्रपति शासन 356 के अनुसार लग गया। तो एक मुद्दा था, कौन सा मुद्दा था इनका? तो गैर जनजातीय मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने का 10 वर्षों से पुरानी अनुशंसा आगे की कार्रवाई करने के मणिपुर उच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकार को दिए गए निर्देश के बाद मणिपुर में सांप्रदायिक दंगा या हिंसा भड़क गया। ठीक है, क्या करना था? मैतेई जनजाति जो है उसको अनुसूचित जनजाति का दर्जा देना था। ठीक है, इसी बात को लेकर के वहाँ क्या हुआ? दंगा भड़क गया। और उसके पश्चात क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि वहाँ के मुख्यमंत्री जो है एन बीरेन सिंह अपने पद से इस्तीफा दिए और उस राज्य में क्या हो गया? तो राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। ठीक है, चलिए अगला हमारा पॉइंट है कि 76वां गणतंत्र दिवस जो 26 जनवरी 2025 में जो था हमारा, कौन सा गणतंत्र दिवस था? वो 76 था। ठीक है, तो 76वां गणतंत्र दिवस
इसको देखते हैं। भारत ने अपना 76वां गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2025 यानी इसका स्वर्णिम भारत विकसित भारत इस थीम के साथ लॉन्च किया। कौन सा थीम? स्वर्णिम भारत और विकसित भारत थीम के साथ 76वां गणतंत्र दिवस हम लोगों ने मना लिया। ठीक है। इस आयोजन के मुख्य अतिथि प्रत्येक वर्ष क्या होता है, एक प्रथा चली आ रही है कि हमेशा एक अपने अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन में जो सगे होते हैं, सगे कहने का मतलब अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन में कोई सगा होता नहीं है, ठीक है, लेकिन एक अतिथि को हम बुलाते हैं प्रत्येक वर्ष। तो इस बार हमारे अतिथि कौन थे? वो थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, ठीक है, प्राबोवो सुबियांतो। प्राबोवो सुबियांतो हमारे इस बार के अतिथि थे 26 जनवरी के। ठीक है। भारत में गणतंत्र दिवस एक राष्ट्रीय उत्सव है जो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान के अंगीकृत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, एक राष्ट्रीय उत्सव के रूप में। ठीक है। चलिए एक पॉइंट इधर उधर हो गया है, ये आना चाहिए था इस पॉइंट को मणिपुर घटना के पास। ठीक है, खैर कोई नहीं। तो इसमें तो हम आपको बता ही दिए हैं कि आर्टिकल 356 के अनुसार राष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू होता है और राष्ट्रीय आपात जो लगता है 352 के अनुसार और वित्तीय आपात 360 के अनुसार। तो उतना इसमें भी नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, आगे हम बात करें तो 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की बात करते हैं। ठीक है। देखिए पहले तो जानेंगे हम प्रवासी दिवस। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को जब पूर्ण रूपेण भारत आ गए थे तो उनके आगमन के या उनके स्वागत के रूप में समझे तो हम लोग क्या मनाते हैं, 2003 से प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। कब से मना रहे हैं? 2003 से मना रहे हैं। ठीक है। तो 18वां प्रवासी दिवस का आयोजन जो है, इसका आयोजन उड़ीसा द्वारा किया गया। इसका आयोजन उड़ीसा द्वारा 8 से 10 जनवरी, कब डेट याद रखेंगे इसका, 8 से 10 जनवरी। और ये कहाँ किया गया है? तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में किया गया। कहाँ किया गया? भुवनेश्वर में किया गया। जब ये आयोजन किया गया तो किस थीम के साथ किया गया, क्योंकि इसका थीम पूछ सकता है आपसे। तो इसका विषय क्या था? तो विकसित भारत में प्रवासियों का योगदान, विकसित भारत में प्रवासियों का योगदान, इस थीम के साथ जो है 18वां प्रवासी दिवस मनाया गया। कौन सा थीम? तो विकसित भारत में प्रवासी का योगदान, विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। ओके, इसमें क्या रहेंगे? 18वां प्रवासी दिवस कहाँ मनाया गया, किस थीम के साथ, कितने नंबर का प्रवासी दिवस था। ठीक है, इन सब पॉइंट को आप याद रखेंगे। प्रवासी भारतीय दिवस प्रतिवर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है। यह महात्मा गांधी के 9 जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के याद में मनाया जाता है। जैसा कि पहले ही इस पॉइंट को हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस की शुरुआत जो है 2003 से हुई है। इस पॉइंट को भी हम पहले चर्चा आपके साथ कर चुके हैं। वर्ष 2023 में 17वां प्रवासी दिवस सम्मेलन मध्य प्रदेश के इंदौर में मनाया गया था। ठीक है, कहाँ मनाया गया था? मध्य प्रदेश के इंदौर में। वर्ष 2015 में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार मनाया गया। कब से? तो एक किया जा रहा है 2015 से। ठीक है, प्रत्येक 2 वर्ष में मनाया जा रहा है एक बार। आगे प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्देश्य जो है भारत और उसके वैश्विक प्रवासियों के बीच मजबूत संबंध को बढ़ावा देना है। क्या करना है? इसका उद्देश्य भारत और उसके वैश्विक प्रवासियों के बीच जो हमारा संबंध जो कमजोर हो रहा है, जो यहाँ से वहाँ प्रवास कर जा रहे हैं, विदेशों में प्रवास कर रहे हैं, उनके साथ संबंध हमारा मजबूत करना है। तो प्रश्न बनाना तो सिखाई दिया आपको, तो उसके अनुसार आप प्रश्न बनाते चलेंगे। ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला है मसाली बना भारत का पहला सौर सीमा गांव। कौन है? मसाली। तो मसाली जो है भारत का पहला क्या बन गया है? सौर सीमा। जबकि बात चल रही है कि हमेशा कार्बन न्यूट्रल करने की बात चल रही है। तो भारत का पहला सौर सीमा गांव कौन बना है? मसाली बना है।
आइए देखते हैं इसे। दिसंबर 2024 में गुजरात का मसाली गांव देश का पहला सौर सीमा गांव बन गया है। तो डेट तो याद रखने की जरूरत नहीं है, ये देखना है कि मसाली है कहाँ। मसाली है गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में है। और जो घटना पहला होता है, पहला घटना हमेशा महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। तो क्या बन गया? देश का पहला सौर सीमा गांव बन गया मसाली। यह गुजरात के बनासकांठा जिले में है। कहाँ है? बनासकांठा जिले में है। पाकिस्तान सीमा से 40 किलोमीटर दूर स्थित है। किससे है? तो पाकिस्तान सीमा से 40 किलोमीटर दूर है। पीएम सूर्यघर योजना के तहत 800 लोगों की आबादी वाले मसाली गांव में कुल 119 घरों पर सोलर रूफटॉप लगाए गए हैं। इस गांव के घरों से 225 किलोवाट से अधिक बिजली पैदा होती है। कितना होता है? 225 किलोवाट से अधिक की बिजली इन घरों से पैदा होती है। कितना? 800 लोगों वाला 119 गांव है, 119 घर हैं, जिसमें पीएम सूर्यघर योजना के तहत इनके घरों के छत पे सोलर प्लांट लगाए गए हैं, जिससे 225 किलोवाट से अधिक की बिजली पैदा होती है। ओके, चलिए। इस योजना को पूरा करने के लिए 1,16,00,000 रुपए खर्च किए गए हैं। इस योजना में कुछ लागत देखें हम तो कितना है? 1,16,00,000 रुपए है। कितना है? 1,16,00,000 रुपए है। इसमें पीएम सूर्यघर योजना के तहत 59.18 लाख रुपए की सब्सिडी। देखिए, अगर आप अपने घरों में सोलर प्लांट को स्थापित करते हैं तो सरकार जो है इस पर आपको सब्सिडी देती है, ठीक है। तो इसी योजना के तहत देखें आप तो सूर्यघर योजना के तहत 59.181 लाख रुपए सब्सिडी, जो कि 20.52 लाख रुपए की सार्वजनिक योगदान और 35.67 रुपए का सहयोग राशि के तहत दिया गया है। समझे? सब्सिडी मिला ही है, आपके सहयोग में पैसा मिला ही है, तो खर्च लगा कहाँ? क्योंकि सरकार का लक्ष्य क्या है? कार्बन न्यूट्रल करना 2070 तक। ओके, चलिए आगे हम बात करते हैं। तो यहाँ है भारत का पहला अनाज एटीएम। अब तक आप देख रहे होंगे पैसे निकालने वाली एटीएम, ठीक है। अब एक क्या है? अनाज एटीएम है। आप किसी भी राज्य के निवासी हो, आप जाएं और जो अनाज एटीएम है तो आप एटीएम कर मिले एक कार्ड बनेगा, फिर आप उससे पैसा बोल रहे हैं उससे अनाज निकाल सकते हैं। तो भारत का पहला अनाज एटीएम कहाँ लगाया गया है? तो उड़ीसा में। और उड़ीसा कहाँ खोला गया है? तो भुवनेश्वर में। क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या किया है? एक राज्य एक देश एक राशन कार्ड योजना चला दिया है, ठीक है, जिसके माध्यम से आप कहीं के किसी भी राज्य के निवासी है, राशन मिल रहा है तो आप जाके ले सकते हैं, ठीक है। इसे अन्नपूर्णा अनाज एटीएम नाम दिया गया है। सॉरी, अन्नपूर्ति अनाज एटीएम नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? अन्नपूर्ति अनाज एटीएम नाम दिया गया है। भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस राशन कार्ड वाला कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी राज्य या केंद्रशासित प्रदेश का हो, अनाज एटीएम का लाभ उठा सकता है। ऐसा नहीं है कि केवल उड़ीसा का ही रहने वाला हो। तो यहाँ आप समझ रहे हैं ना क्वेश्चन कैसे बनाना है। भारत का पहला अनाज एटीएम के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और यही तीनों पॉइंट आपको दे देगा, आप कूट में बना देगा। ओके, चलिए अगला न्यूज हमारा है देसी गाय को राजमाता का दर्जा महाराष्ट्र। देसी गाय को राजमाता का दर्जा महाराष्ट्र, क्योंकि वहां हम क्या देख रहे थे? मुर्गी पालन और पशुपालन को कृषि का दर्जा कौन दिया था? महाराष्ट्र दिया था। और देसी गाय को राजमाता का दर्जा कौन दिया है? तो महाराष्ट्र दिया है, ठीक है। महाराष्ट्र सरकार ने देसी गाय को राजमाता का दर्जा देने की घोषणा की है। ऐसी घोषणा करने वाला महाराष्ट्र देश का पहला राज्य बन गया है, ठीक है। महाराष्ट्र सरकार ने यह निर्णय निम्नलिखित कारणों से लिया है। अगर कोई किसी घटना के बारे में कोई निर्णय लिया जाता है किसी मेन पॉइंट पे, तो कुछ न कुछ का कारण होता है। तो कारण क्या है इसका, वो देखते हैं। निर्णय और इसका कारण क्यों लिया गया ऐसा निर्णय, ठीक है। तो कहा गया है कि वैदिक काल में भारतीय संस्कृति में देसी गाय महत्वपूर्ण है। का महत्व वैदिक काल में भारतीय संस्कृति में देसी गाय का महत्वपूर्ण है। वैदिक काल में गाय को क्या बोला गया? अधन्या बोला गया, ठीक है। न मारने योग्य, जिसको मारा नहीं जा सकता है।
वैदिक काल में जो भी युद्ध हुए हैं वो गायों को लेकर के हुए हैं। अधन्या बोला गया, गाय को अधन्या क्या बोला गया, अधन्या। और इसके लिए क्या हुआ है, युद्ध हुआ है। ठीक है। मानव आहार में देसी गाय का दूध उपयोगी होता है। मानव आहार में देसी गाय का दूध उपयोगी होता है। और है आयुर्वेद, चिकित्सा, पंचगव्य उपचार जैसी पद्धति, जैविक कृषि प्रणाली में देसी गाय के गोबर और गोमूत्र महत्व देते हैं। ठीक है, क्योंकि देसी गाय के गोबर और मूत्र से हम लोग क्या करते हैं, जैविक खाद बनाते हैं, इसके लिए महत्व है। मानव आहार के लिए उपयोगी होता है। अपनी संस्कृति में इन्हें पूजनीय माना गया है। इसलिए क्या बनाया गया, देसी गाय को राजमाता का दर्जा दे दिया गया है। किसने दिया, तो महाराष्ट्र सरकार ने दिया है। चलिए आगे हम बात करते हैं। अगला हमारा न्यूज है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रोएशिया की यात्रा। हमारे पीएम साहब क्रोएशिया की यात्रा किए हैं, तो हमारा चर्चा में रह गया। तो इसमें ज़्यादा कुछ होगा नहीं, क्रोएशिया के साथ क्या संबंध है और क्रोएशिया अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान देगा, बस उस चीज़ को फोकस करना है। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रोएशिया की यात्रा राष्ट्रपति जोरान मिलोनोविच से वहाँ की राजधानी जागरेब में मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रोएशिया का यात्रा किए हैं, जो क्रोएशिया गणराज्य है। वहाँ के राष्ट्रपति का नाम क्या है, जोरान मिलोनोविच। ठीक है। और वहाँ की राजधानी क्या है, क्रोएशिया की जागरेब। कौन है, तो जागरेब वहाँ की राजधानी है, और वहीं ये मुलाकात किए हैं। वर्ष 1992 में दोनों देशों के मध्य राजनीतिक संबंध स्थापित होने के बाद से किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा है। अगर पहली यात्रा है तो यह न्यूज महत्वपूर्ण हो जाएगा। ठीक है। यह यात्रा साइप्रस व कनाडा सहित भारत की व्यापक कूटनीति यात्रा का हिस्सा है। साइप्रस और कनाडा सहित इससे पहले भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मार्च 2019 में क्रोएशिया के दौरा किए थे, और उन्हें क्रोएशिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ठीक है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को क्रोएशिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है वो दिया गया था। तो सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या वहाँ का, द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ किंग ऑफ क्या है, टॉमिस्लॉ। कौन सा, द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ किंग्स ऑफ टॉमिस्लॉ। ये क्या है, क्रोएशिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ठीक है। चलिए अब अगला न्यूज देखते हैं हम। तो कहता है दुनिया के सबसे बड़े तांबे का भंडार खोजा गया है। दुनिया के सबसे बड़े तांबे का भंडार खोजा गया है। हाल ही में दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में स्थित अर्जेंटीना, कहाँ, अर्जेंटीना में। तो अर्जेंटीना कहाँ स्थित है, तो दक्षिण अमेरिका में है। यहाँ दुनिया के सबसे विशाल तांबे का भंडार खोजा गया है। आइए हम अवस्थिति देख लेते हैं। फिलो डेल सोल एवं जोसेमारिया यानी कि अर्जेंटीना, जोसेमारिया यानी कि अर्जेंटीना में इसे खोजा गया है। तो उतना नाम नहीं याद रखना है। तो अवस्थिति क्या है, अर्जेंटीना है। खोजकर्ता कौन है, तो इसे खोजकर्ता है तो बिकुना संयुक्त उद्यम कुंडिन माइनिंग एवं BHP लिमिटेड। ठीक है। कौन है, विकिना, इतना रखना है, और एक इंडस्ट्री के नाम से है। ठीक है। इसका भंडारण जो है लगभग 13 मिलियन टन तांबा मौजूद है यहाँ। कितना है, 13 मिलियन टन। एक मिनट। हाँ, भंडारण कितना है इसका, तो 13 मिलियन टन तांबा मौजूद है, जिसे मापित एवं संकेतित समाधानों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, तथा अतिरिक्त 25 मिलियन टन अनुमानित के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उतना कुछ नहीं याद रखना है। ठीक है। आपको अवस्थिति, खोजकर्ता, ठीक है, और 13 मिलियन टन मौजूद है, बस इतना याद रखना है। चलिए अगला है अल्जीरिया बना ब्रिस्क न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य। अल्जीरिया बना ब्रिस्क न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य। ठीक है। मई 2025 में अल्जीरिया औपचारिक रूप से ब्रिस्क का स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य बन गया है। ओके। तो
न्यू डेवलपमेंट बैंक के उद्देश्य क्या है इसके, अब हम न्यू डेवलपमेंट बैंक का उद्देश्य देखते हैं। तो बुनियादी ढांचे और सतत विकास परियोजना में समाधान जुटाना है। क्या है? बुनियादी ढांचे और सतत विकास परियोजना के लिए संसाधन जुटाना है। IMF और विश्व बैंक जैसी जैसी पश्चिम प्रधान संस्थाओं का विकल्प बनना है, क्योंकि हमारे पास अगर देखें तो लोन लेने का विदेशों से सबसे बड़ा जरिया क्या है, तो वर्ल्ड बैंक और IMF है। अब तीसरा क्या आएगा हमारा, NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक आ जाएगा। ठीक है, दक्षिण सहयोग, दक्षिण सहयोग और वैश्विक साझेदारी को बढ़ाना है। ठीक है, अब थोड़ा न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में जान लेते हैं। ये कहाँ है, इसकी स्थापना 2015 में ब्रिक्स देशों, जिसमें ब्रिक्स देश में कौन है, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, ये कौन है, ये 5 कंट्री है। कौन, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। इसका मुख्यालय कहाँ है, संघाई चीन में है। इसका न्यू डेवलपमेंट बैंक का यानी कि NDB का। वर्तमान अध्यक्ष की बात करें हम, तो इसका अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, वह है डिल्मा रूसेफ। कौन है, डिल्मा रूसेफ, जो ब्राज़ील के पूर्व राष्ट्रपति हैं। डिल्मा रूसेफ, मुख्यालय कहाँ है, संघाई, ब्राज़ील के पूर्व राष्ट्रपति डिल्मा रूसेफ है। ओके, अब थोड़ा बात करते हैं अफगानिस्तान। ठीक है, अगला मुद्दा हमारा अफगानिस्तान से है, क्योंकि देखिए इसमें हम, आपको लगता होगा कि SPD हुआ, एयोटेरिया हुआ, उन सब में जो कंटेंट मिलेंगे वहाँ यहाँ वो नहीं मिलेगा आपको। यहाँ मेन टॉपिक मिलेगा आपको, और क्वेश्चन का टॉपिक का क्वेश्चन कैसे बनाना है वो बता चुके हैं हम। और प्रत्येक टॉपिक पे हम क्वेश्चन बनाते हुए नहीं चलेंगे, ये आपको खुद बनाना होगा। क्योंकि देखिए जब तक आप खुद से टॉपिक पे क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, तो मान लीजिए कि आपसे करंट अफेयर रटने से कुछ नहीं हुआ, जहाँ थोड़ा सा घुमाएगा करंट अफेयर आप फंस जाएंगे। ठीक है, तो खुद का टेस्ट आप खुद बनाएंगे। चलिए, अफगानिस्तान में शतरंज खेलने पर रोक, शतरंज खेलने पर रोक लगा दिया गया। ठीक है, हाल ही में शरिया कानून के तहत जो है चिंता के चलते तालिबान सरकार ने अफगानिस्तान को शतरंज पर रोक लगा दी है। ठीक है, तालिबान का मानना है कि शतरंज एक प्रकार का जुआ है, शतरंज एक प्रकार का जुआ है, या लोगों को नमाज जैसी धार्मिक जिम्मेदारियों से भड़काता है। क्या कहता है, उनको नमाज जैसी धार्मिक जिम्मेदारी से भड़काता है शतरंज। ठीक है, इस्लामी कानून शरिया के कि उनकी व्यवस्था के अनुसार ऐसी गतिविधि जो धार्मिक कर्तव्यों से ध्यान हटाती है उन्हें प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। मानवाधिकार संगठन और खेल निकायों ने इस प्रतिबंध की आलोचना की है। किसने किया है, एक संगठन है, कौन सा, मानवाधिकार संगठन और खेल निकाय ने इस प्रतिबंध की आलोचना की है। जबकि ईरान, मिस्र और इंडोनेशिया जैसे अन्य मुस्लिम बहुल देशों में शतरंज की स्वीकारता प्राप्त है। ठीक है, तो हर जगह शतरंज की स्वीकारता प्राप्त है, लेकिन अफगानिस्तान ने इसे धर्म का हवाला देते हुए इस पर प्रतिबंध लगा दिया। बोला क्या है कि यह नमाज जो पढ़ते हैं उनसे लोगों को भड़का रहा है और यह एक प्रकार का जुआ है। ठीक है, इसका हवाला दिया है। लेकिन एक संगठन है, मानवाधिकार संगठन और खेल निकाय से संबंधित जो संगठन है वो इसकी आलोचना किया है। ओके, तो क्वेश्चन ये बनेगा किस संगठन ने इसकी आलोचना की है, तो मानवाधिकार आयोग और खेल निकाय, ये दोनों ने इसकी आलोचना की है। अब आते हैं पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान से आज़ाद हुआ बलूचिस्तान। ठीक है, बलूचिस्तान कभी पाकिस्तान में रहना ही नहीं चाहता था। ठीक है, पाकिस्तान से कौन आज़ाद हो गया, बलूचिस्तान। पाकिस्तान के सबसे बड़े प्रांत बलूचिस्तान में बलूच नेता मीर यार बलूच, कौन है बलूच नेता, मीर यार बलूच ने पाकिस्तान से बलूचिस्तान की आज़ादी की घोषणा की। बलूच नेता मीर यार बलूच ने अपने लोगों पर पाकिस्तान सरकार की तरफ से की जा रही हिंसा, अपहरण और मानवाधिकार उल्लंघन का हवाला देते हुए पाकिस्तान को बलूचिस्तान की आज़ादी से औपचारिक रूप का ऐलान किया। मतलब क्या कहा, हिंसा, अपहरण और मानवाधिकार का उल्लंघन का हवाला दिया और कहा कि हम पाकिस्तान से अब अलग हो जाते हैं। मीर यार बलूच ने भारत की नई दिल्ली में बलूच दूतावास खोलने की इजाज़त मांगी है और इसने खुद का राष्ट्र घोषित किया
और इंडिया को कहा कि हम आपके यहाँ दूतावास खोलना चाह रहे हैं। ठीक है, जैसे ही दूतावास खुलेगा यह एक पूर्ण रूप से एक देश के रूप में उभर जाएगा। आगे हम बात करेंगे सिंधु समझौते का निलंबन। किसका बात करेंगे? सिंधु समझौते का निलंबन। पहलगाम के निर्दोष पर्यटकों को निर्मम हत्या के बाद भारत सरकार ने सिंधु समझौते यानी कि सिंधु जल पर रोक लगा दी है। ठीक है, पाकिस्तान पहले मरा था भूखमरी से, वहां आटा हो गया था 300 रुपये kg, अब बारी है पानी की। ठीक है, अब उसको पानी भी नहीं मिलेगा। और जो पहलगाम जो हुआ है, अगर पूछ दें आपसे कि पहलगाम जो है किस नदी के किनारे है, पहलगाम किस नदी किनारे है, तो है लिद्दर नदी किनारे है। किस नदी किनारे है? लिद्दर नदी किनारे है। अब थोड़ा सा बात करते हैं क्या है सिंधु जल संधि। अब सिंधु जल संधि के बारे में बात करते हैं, क्योंकि आप तो जान रहे हैं मॉक ड्रिल कब हुआ था? 7 मई को हुआ था। पहलगाम अटैक 22 अप्रैल को हुआ था, और 4 दिनों में ही भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखा दिया था। ठीक है, तो भारत कितना पावरफुल है उस चीज़ को सोच सकते हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध पिछले 3 सालों से चल रहा है, अब ये 4 साल होने वाला है। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे भारत ने सिर्फ 4 दिन में पूरे पाकिस्तान को समेट दिया बिना युद्ध की तैयारी किए। आगे देखते हैं सिंधु जल समझौता की बात करते हैं। ठीक है, 1960 को भारत पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए थे। यह संधि विश्व बैंक के मध्यस्थता में हुई थी। 1960 में यह संधि हुआ, मध्यस्थ कौन था इसका? तो विश्व बैंक था। इसमें रेखांकित किया गया कि भारत और पाकिस्तान दोनों सिंधु नदी के पानी का उपयोग करेंगे। ओके, चलिए, इंडोनेशिया ब्रिक्स का 10वां सदस्य बना। इंडोनेशिया ब्रिक्स का 10वां सदस्य बना है। जनवरी 2025 में इंडोनेशिया ब्रिक्स समूह के 10वें सदस्य ग्रुप में शामिल हुआ। तो ये पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंट होता है, 10वां सदस्य कौन बना? इंडोनेशिया को वर्ष 2023 में जोहान्सबर्ग समिट में ही ब्रिक्स में शामिल होने की बात स्पष्ट हो गई थी। यह ब्रिक्स में शामिल होने वाला 10वां सदस्य है। ठीक है, विदित क्या बोला है? विदित हो कि जुलाई 2025 में ब्रिक्स सम्मेलन ब्राजील की अध्यक्षता में रियो डी जेनेरियो में आयोजित होगा। यानी कि अब तो ये हो चुका जुलाई में ही। इस बार ब्रिक्स की थीम ग्लोबल साउथ है। क्या है? ग्लोबल साउथ है इस बार थीम। ठीक है, ब्रिक्स का थीम क्या है? ग्लोबल साउथ है। इसीलिए दक्षिण टू दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देना था। ठीक है, क्या था? दक्षिण टू दक्षिण। एनडीबी जो बैंक बन के आ रहा था नया, वो दक्षिण से दक्षिण सहयोग देना, यानी कि ग्लोबल साउथ इसका थीम था। उल्लेखनीय है कि 1 जनवरी 2024 को मिस्र, इथियोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात ब्रिक्स के पूर्ण सदस्य रूप में शामिल हो गए। ठीक है, कौन कौन? मिस्र, इंडोनेशिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, पहले कितना थे आप देखें तो ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना, दक्षिण अफ्रीका, 5 इधर हो गए। तो 6ठा मिस्र, 7वां इंडोनेशिया, 8वां ईरान, 9वां संयुक्त अरब अमीरात और 10वां जो बना हमारा इंडोनेशिया। ठीक है, अब थोड़ा सा ब्रिक्स के बारे में देख लेते हैं। खाता है इसमें, 1 मिनट। इसे सितंबर 2006 में स्थापित किया गया। ब्रिक्स की स्थापना कब हुई? तो सितंबर 2006 में स्थापित किया गया। ठीक है, शुरुआत में इसमें 4 देश ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन शामिल थे। इसे मूलतः ब्रिक नाम से नाम दिया गया। किसे? ब्रिक। ठीक है, ब्रिक नाम दिया गया। दक्षिण अफ्रीका सितंबर 2010 में इस समूह में शामिल हुआ। कब हुआ दक्षिण अफ्रीका? तो सितंबर 2010 में शामिल हुआ, और इसका नाम ब्रिक से बदलकर क्या हो गया? ब्रिक्स हो गया। ठीक है, यानी कि ब्राज़ील, रूस, चाइना, ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना, ठीक है, और साउथ अफ्रीका। इसका मुख्यालय जो है चीन शंघाई में है। इस संगठन के अध्यक्ष
अध्यक्षता ब्रिक्स के अल्फाबेट के क्रम अनुसार सदस्यों का बीच जो है इसका प्रतिवर्ष जो है बदलते रहते हैं। ठीक है, अल्फाबेट क्या होता है, कभी ब्राजील, कभी चाइना, कभी इंडिया, कभी रूस, तो कभी कनाडा, कनाडा बोल रहा है। ठीक है, कभी दक्षिण अफ्रीका। ये सदस्य इसका जो है अध्यक्ष जो है वो बदलते रहते हैं। ठीक है, वर्तमान में ब्राजील, अब टोटल कौन हो गया इसमें सदस्य, तो 10 हो गया टोटल। ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान और इंडोनेशिया। ये हमारा टोटल 10 हो गया। स्विट्जरलैंड में बुर्का पर प्रतिबंध। ठीक है, अगला न्यूज हमारा है स्विट्जरलैंड में बुर्का पर प्रतिबंध लगाया गया है। 1 जनवरी 2025 को स्विट्जरलैंड में बुर्का अथवा नकाब से चेहरा ढकने वाले वस्त्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। चेहरा है ढकने के लिए तो बनाया नहीं गया, लेकिन हर धर्म की अपनी अपनी मान्यता है, तो उसको ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। ठीक है, लेकिन हर देश अपने अनुसार नियम बना सकता है। स्विट्जरलैंड में मार्च 2021 में एक राष्ट्रव्यापी जनमत संग्रह के माध्यम से, ठीक है, बुर्का और नकाब, यहाँ पर बुकी लिखा गया नहीं, बुर्का और नकाब पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। बुर्का और नकाब पहनने पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय ले लिया गया है। ठीक है, ये क्या क्या है, जनमत से लिया गया है, सर्वसम्मति जनमत से लिया गया है इसका निर्णय। ठीक है, आगे देखते हैं सीरिया। सीरिया में गृह युद्ध। ठीक है, तो दिसंबर 2024 में इस्लामी आतंकवादी समूह हयात तहरीर अल शाम, कौन है, हयात तहरीर अल शाम यानी कि HTS के नेतृत्व में सीरियाई विद्रोहियों ने सीरिया के तीसरे सबसे बड़े शहर होम्स पर नियंत्रण का दावा किया। ठीक है, जो राष्ट्रपति बशर अल असद के शासन के लिए एक बड़ा झटका है। यहाँ का सीरिया के राष्ट्रपति कौन से हैं, बशर अल असद। ठीक है, जब किसी भी राष्ट्र के बहुत बड़े शहर पर नियंत्रण कर लिया जाता है तो वहाँ के राजनीतिक को ठेस पहुँचता है। ठीक है, तो इनके लिए एक बड़ा झटका था। इस गृह युद्ध के चलते बशर अल असद को सत्ता से बेदखल कर दिया गया, जिससे उनकी 24 साल पुरानी कुर्सी छीन गई। बशर अल असद थे वो 24 साल से इस सत्ता पर कायम थे। ठीक है, साल 2000 में बशर अल असद को राष्ट्रपति बनने से पहले उनके पिता हाफिज अल असद 3 दशकों तक इस पद पर रह चुके थे। 3 दशक यानी कि 30 साल से वो रह रहे थे और 24 साल से ये रहे थे। टोटल 54 साल से एक पिता और पुत्र ही इस कुर्सी के पर बैठे हुए थे। ठीक है, गृह युद्ध के बीच इस घटना ने सीरिया के भविष्य को लेकर चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि उसे विद्रोही गुटों से बढ़ती चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अब लाजमी है कि अगर वहाँ के आतंकवादी संगठन ने इसको अपने हाथ में ले लिया है तो क्या है, विद्रोही है। और एक विद्रोही दूसरे विद्रोही के क्या होता है, खिलाफ ही होता है कि केवल एक संगठन तो नहीं होगा वहाँ विद्रोह में, एक से अधिक संगठन होंगे। तो दोनों को जब टकराव होगा तो क्या होगा, वहाँ का निर्मम निर्दोष जो है उनका क्या होगा, आर्थिक नुकसान होगा, सामाजिक नुकसान होगा, धार्मिक नुकसान होगा, राजनीतिक नुकसान होगा। ठीक है, वर्ष 1971 में सीरिया पर असद परिवार का शासन रहा है। वर्ष 1971 से वहाँ पे ये लोग का शासन रहा है, जिसमें हाफिज अल असद 2000 में अपनी मृत्यु की सत्तावादी नेता के रूप में कार्यरत रहे, यानी कि 2000 तक रहे। अब उनका बेटा बशर अल असद ने उनका स्थान लिया। सत्ता पर पारिवारिक पकड़ जारी रखी थी। फिलहाल असद परिवार रूस में है और उन्हें रूस का शरण दिए हैं। सोचिए इस कदर हुआ कि बल असर ये लोग जो है, असद परिवार जो है कहाँ है, बशर अल असद जो है ये लोग कहाँ है, रूस में शरण लेकर बैठे हुए हैं, शरणार्थी के रूप में बैठे हुए हैं। इस प्रकार का वहाँ गृह युद्ध है। आगे हम बात करते हैं बांग्लादेश के बारे में। हम पहले देखें पाकिस्तान के बारे में देखें, फिर देख लिए अफगानिस्तान देख लिए, ठीक है, अब सीरिया भी देख लिए। अब थोड़ा क्या देख लेते हैं, बांग्लादेश भी देख लेते हैं, क्योंकि बांग्लादेश हमारा पड़ोसी राज्य है, सॉरी पड़ोसी देश है। ठीक है, तो बांग्लादेश में तख्ता पलट क्या हुआ, बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है। चलिए, अगस्त 2024 में बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति यानी कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना
को उनके देश और सत्ता से बेदखल कर दिया गया है, जिसके विवाद के पीछे सेंट मार्टिन द्वीप को शक की निगाहों से देखा जा रहा है। क्या दिखा रहा है? तो सेंट मार्टिन द्वीप जो है उसकी वजह से इनको सत्ता से बेदखल कर दिया गया है। इस राजनीतिक अस्थिरता के बीच शेख हसीना भारत में शरण ली है। तत्कालीन कारण के रूप में इसको देखें हम तो में सरकारी नौकरी में कोटे के मुद्दे को देखा जा रहा है। ठीक है, कहा जा रहा है कि सरकारी नौकरी में आरक्षण का मुद्दा बनाया गया और इनको वहां से अपने देश से निष्कासित कर दिया गया। ठीक है, यानी कि देश से निकाल दिया गया और वहां पे सत्ता बदल दिया गया। सेंट मार्टिन द्वीप जो बंगाल की खाड़ी, कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में है, उत्तर पूर्व में स्थित बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा के निकट स्थित है, जो बांग्लादेश के कॉक्स बाजार, टेकनाफ प्रायद्वीप और दक्षिण सिरे में 9 किलोमीटर दूर स्थित है। ठीक है, 7.3 किलोमीटर लंबी यह द्वीप समुद्र तल से 3.6 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह बांग्लादेश का एकमात्र प्रवाल द्वीप है और समुद्री कछुओं का प्रजनन स्थल भी है यह। ठीक है, बांग्लादेश का एकमात्र प्रवाल द्वीप कौन सा है? तो सेंट मार्टिन द्वीप है। ठीक है, जो समुद्री कछुओं का प्रजनन केंद्र भी है। देखिए, इसमें इतना ही कंटेंट दिया गया है जितना आपके लिए उपयोगी हो, एक्स्ट्रा कुछ नहीं दिया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम नाटो। ठीक है, नाटो शिखर सम्मेलन 2024 से 25 जून 2025, 24 से 25 जून 2025 के बीच पहली बार नीदरलैंड की राजधानी हेग में नाटो के शिखर सम्मेलन, ठीक है, नाटो का शिखर सम्मेलन 2025 में कहाँ हुआ था? नीदरलैंड की राजधानी हेग में हुआ था। ठीक है, इस सम्मेलन में सभी सदस्य देशों ने 2035 तक वार्षिक रक्षा और सुरक्षा खर्च को 5% जीडीपी तक बढ़ाने की समझौता किया है। कितना जीडीपी में? 5% तक बढ़ाने का समझौता किया है। उल्लेखनीय है कि स्पेन ने 5% जीडीपी लक्ष्य अस्वीकार कर दिया, लेकिन केवल 2.1% खर्च की घोषणा की। इस दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसके जवाब में स्पेन पर संभावित आर्थिक प्रतिबंध की चेतावनी दी। तो खैर ऐसा कुछ ज़्यादा है नहीं, ये ट्रंप साहब हमेशा कुछ न कुछ प्रतिबंध करते रहते हैं, जब से आए तब से चर्चा का विषय बने हुए हैं। ठीक है, ये है बिजनेसमैन, हमेशा चर्चा में रहना जानते हैं भी। अब थोड़ा सा देखते हैं नाटो के बारे में। ठीक है, नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ओके, उत्तरी अटलांटिक संधि और गठबंधन। इसकी स्थापना हम बात करें तो इसकी स्थापना जो हुई थी 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम। ठीक है, ये क्या है? एक प्रकार का सैन्य गठबंधन है कि नाटो पर हमला, यानी कि संपूर्ण नाटो के सदस्यों पर हमला माना जाएगा। और इसी में शामिल होने के लिए यूक्रेन जो है बोल रहा था, जिसके लिए कारण आज तक रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। इसके सदस्य देश कितने हैं? तो इसके 32 सदस्य देश हैं। 2024 में स्वीडन बना है, 2024 में स्वीडन जो है इसका नया सदस्य बना है। सामूहिक सुरक्षा प्रदान करना इसका एक लक्ष्य है। तो इसमें कहा गया एक देश पर हमला सभी देशों पर हमला माना जाएगा। ठीक है, ऐसा और कोई है नहीं नाटो के बारे में कुछ। अब बात करते हैं हम पेरिस शिखर सम्मेलन, यानी पेरिस AI शिखर सम्मेलन 2025। इसकी बात करते हैं, पेरिस AI शिखर सम्मेलन 2025। अध्यक्षता देखेंगे हम, भागीदारी देखेंगे हम, थीम यानी विषय देखेंगे। ठीक है, चलिए। अध्यक्षता भारत एवं फ्रांस द्वारा सह अध्यक्षता किया गया। इसका भारत और फ्रांस दोनों ने मिलकर किया है। भागीदारी में देखें तो सम्मेलन में 90 देशों की प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। कितना लिया? 90 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लिया है। ठीक है, इसका विषय क्या था? लोगों और ग्रह के लिए समावेशी एवं टिकाऊ कृत्रिम बुद्धिमत्ता। इसके लिए लोगों और ग्रह के लिए समावेशी एवं टिकाऊ बुद्धिमत्ता, यानी कि AI। ओके, यह AI शिखर सम्मेलन की श्रृंखला का तीसरा सम्मेलन हुआ। कौन सा हुआ? तीसरा सम्मेलन हुआ। इसमें पहले वर्ष 2023 में ब्रिटेन द्वारा और 2024 में दक्षिण कोरिया द्वारा AI सम्मेलनों की आयोजन किया गया था, और इस बार जो किया गया भारत और फ्रांस के अध्यक्षता में किया गया, दोनों को मिला जुला।
वर्ष 2026 में भारत द्वारा AI शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? भारत द्वारा 2026 किया जाएगा। 2025 का जो है भारत और फ्रांस के संयुक्त रूप से इसकी अध्यक्षता किया गया है और 2026 में भारत जो है पूर्ण रूपेण अध्यक्षता करेगा इसका। अब आते हैं पहला बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन। कौन सा है? पहला बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन के बारे में बात करते हैं। यह है भारत सरकार के युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा, किसके द्वारा? युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा गुजरात के गांधीनगर में पहले बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। कहाँ किया गया? गुजरात के गांधीनगर में। ठीक है, इसका उद्देश्य की बात करते हैं हम, तो उद्देश्य क्या है? बिम्स्टेक सदस्य के बीच युवा नेतृत्व को सशक्त बनाना। किसको? युवा नेतृत्व को सशक्त बनाना, नवाचार को बढ़ावा देना और क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करना है। हम देखें बिम्स्टेक सदस्य देशों के बीच जो है युवा नेतृत्व को सशक्त करना है, नवाचार को बढ़ावा देना है और क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करना है। ठीक है, इस शिखर सम्मेलन का मेन उद्देश्य यही था। अब थोड़ा सा बिम्स्टेक के बारे में हम देखते हैं। क्या देखते हैं? बिम्स्टेक के बारे में देखते हैं। इसका पूरा नाम बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन है। ठीक है, क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन है। ठीक है, इसका पूरा नाम हो गया। यह एक क्षेत्रीय सहयोग यानी कि क्षेत्रीय संगठन है, बहुपक्षीय संगठन है तथा बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती और सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित सदस्य जो क्षेत्रीय एकता के प्रतीक है। ये सारे जो इसमें जो देश मिलेंगे कहाँ होंगे? बंगाल की खाड़ी में स्थित होंगे। जैसे बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका इसमें शामिल हैं। ठीक है, तथा 2 म्यांमार और थाईलैंड दक्षिण पूर्वी एशिया के भी शामिल हैं लोग। ओके, आगे हम बात करें तो अगला हमारा है संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन 2024 यानी कि COP29 की बात करते हैं। इसके बारे में बात करते हैं हम, COP29 के बारे में बात करते हैं। 11 से 22 नवंबर 2024 कब की बात करता है? 11 से 22 नवंबर 2024 के बीच अजरबैजान के बाकू में COP29 यानी कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। विकसित देशों द्वारा जलवायु वित्त के लिए वर्ष 2035 में विकसित दुनिया को प्रति वर्ष $300 बिलियन प्रदान करना है। यानी कि जो विकासशील देश है उनको प्रति वर्ष जो है $300 बिलियन प्रदान करना है। एक समझौते के साथ ये व्यक्त हुआ था। ठीक है, भारत एवं अन्य विकासशील देशों ने इस समझौते को अस्वीकार कर दिया। विदित हो के आगामी संस्करण जो है ब्राजील में होगा। ये वही है COP जो है जिसमें कार्बन को न्यूट्रल करना है। ठीक है, जो कार्बन को न्यूट्रल करना है और भारत ने लक्ष्य रखा है 2070 तक रखा है कार्बन न्यूट्रल होने के लिए। ठीक है जी, देखिए विकसित कंट्री क्या है, वो तो पहले अपने यहाँ जो विकसित करना था और जितना कार्बन उत्सर्जन करना था वो तो कर लिया। अब हमें विकसित होना है तो हमारे अनुसार जब हम काम करेंगे तो ऊर्जा तो खपत होगी। ऊर्जा खपत होगी तो क्या होगा? पॉल्यूशन तो फैलेगा ही। तो हमें भी विकसित होने दें। हमने अपना टारगेट रख लिया 2070 तक। ठीक है, आगे इसी में देखते हैं। इसकी अध्यक्षता की बात कर लेते हैं हम। ठीक है, अध्यक्षता जो है मुख्यतः बहादुर ओलगू बाबाएव। ठीक है, बहादुर कौन की है? मुख्तार बहादुर ओलगू बाबाएव अजरबैजान के पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक संसाधन मंत्री हैं। ठीक है, कौन है? अजरबैजान के पारिस्थितिकी एवं प्राकृतिक संसाधन मंत्री हैं। कौन? मुख्तार बहादुर ओलगू बाबाएव जो इसके अध्यक्ष हैं। इसका थीम क्या है? ठीक है, तो थीम की बात करते हैं। COP29 का थीम देखें हम तो सभी के लिए रहने योग्य ग्रह में निवेश करना। सभी के लिए रहने योग्य ग्रह में निवेश करना इसका थीम है। ठीक है, भागीदारी की बात करें हम तो UNFCCC यानी कि 198 देशों का यह समूह है। ठीक है,
इसका मुख्य लक्ष्य बात करें हम तो ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के लिए उपयोग में लागू करना और जलवायु कार्रवाई को निवेशन तक तत्कालीन आवश्यकता पर बल दिया गया है। उद्देश्य क्या है इसका? तो उद्देश्य है जलवायु कार्रवाई का समर्थन करने के लिए व्यापक भागीदार को बढ़ाने और निवेश के लिए पारदर्शिता को मंच प्रदान करना है। ठीक है, चलिए आगे हम देखें G20 शिखर सम्मेलन। कौन हो गया हमारा अगला? G20 शिखर सम्मेलन। अब हम बात करें इसका, तो G20 शिखर सम्मेलन में देखें हम तो युद्ध एवं संघर्ष की वैश्विक परिस्थितियों के मध्य, इसका युद्ध एवं संघर्ष के वैश्विक परिस्थितियों के मध्य 18 से 19 नवंबर 2024 के बीच ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में G20 शिखर सम्मेलन का 19वें सत्र का यानी कि 19वां संस्करण का आयोजन हुआ। कहाँ हुआ था? तो ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। संस्करण कौन सा था? 19वां था। कब हुआ? 18 से 19 नवंबर 2024 को। इस शिखर सम्मेलन का समापन जलवायु विद को बढ़ाने एवं नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार करने के आह्वान के साथ हुआ। इसका समापन जो है ये भी क्या हो गया? जलवायु परिवर्तन के साथ नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, इसके सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए बातों को लेकर के ही इसका समापन हुआ। ठीक है, गाजा व लेबनान। कौन? गाजा व लेबनान में तत्कालीन युद्ध विराम और यूक्रेन में व्यापक शांति पर जोर दिया गया है। इसमें यह ब्राजील में आयोजित होने वाला पहला G20 शिखर सम्मेलन था। ब्राजील में पहली बार हुआ है। इसका थीम की बात करें हम तो थीम एक न्याय संगत विश्व एवं एक संधारणीय ग्रह का निर्माण करना है। ठीक, क्या करना है? एक न्याय संगत विश्व एवं एक संधारणीय ग्रह का निर्माण करना है, इसका थीम था। आगे हम देखते हैं इसी में तो हम आगे बात करते हैं। इसकी अध्यक्षता कौन? तो ब्राजील के राष्ट्रपति, ब्राजील में तो किया गया था रियो डी जेनेरियो में, तो इसका अध्यक्षता ब्राजील के राष्ट्रपति कौन थे? लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा। ऐसा नाम है कि मतलब जीभ ही ऐठा जाए। लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा द्वारा किया गया है। इसके भागीदार 19 देश हैं। इसमें भागीदार जो हैं 19 देश हैं। अफ्रीकी संघ और यूरोपीय संघ इसमें है। इसकी स्थापना 1999 में हुई थी, जिसका उद्देश्य वैश्विक आर्थिक विकास के लिए सहयोग के बीच स्थिरता एवं सतत विकास के लिए नीतिगत क्रियान्वयन स्थापित करना था। ठीक है, अब इसके हम सदस्यों को देख लें हम तो 19 देश, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका। ठीक है, अब एक और कौन है? यूरोपीय संघ और अफ्रीकी संघ। 9 देश और 2 संघ यानी कि G20+1, क्योंकि अफ्रीकी संघ जो है अभी हाल ही में जुड़ा है इसमें, तो G20+1 यानी कि 21 हो गए इसमें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।